हेलो बुल ट्रैकर्स दोस्तों, आप सब ने एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड के मर्जर की न्यूज़ तो ज़रूर सुनी होगी, लेकिन इस न्यूज़ ने काफ़ी लोगों को कंफ्यूज कर दिया है कि क्या ये डेवलपमेंट पॉजिटिव है स्टॉक के लिए या नेगेटिव है, और अगर पॉजिटिव है तो क्यों स्टॉक में पिछले 2-3 दिनों में हमें गिरावट देखने को मिल रही है। तो इस वीडियो में हम इस डील और इस मर्जर के अलग अलग एस्पेक्ट्स के बारे में बात करेंगे और साथ में मैं आपसे अपना व्यू भी शेयर करूंगा। तो आइए सबसे पहले इस डील के कुछ खास बातों को समझते हैं। तो इस मर्जर के बाद एचडीएफसी लिमिटेड जो है कंपनी खत्म हो जाएगी, वो एग्जिस्ट नहीं करेगी और उसके शेयर होल्डर को एचडीएफसी बैंक के 42 शेयर्स मिलेंगे 25 शेयर के बदले। तो ये जो स्वैप रेशियो है ये 1:1.68 है। अगर हम डील साइज की बात करें तो ये डील साइज $40 बिलियन की बनती है, लेकिन दोस्तों ये ऑल स्टॉक डील है, यानी कि जो भी ये मर्जर होगा वो शेयर्स के ट्रांसफर के द्वारा ही किया जाएगा। इसके लिए किसी तरीके का कैश का पेमेंट नहीं किया जाएगा। इस मर्जर के बाद एचडीएफसी बैंक वर्ल्ड की 6th मोस्ट वैल्यूड कंपनी बन जाएगी मार्केट कैप के पर्सपेक्टिव से, और इसका जो टोटल मार्केट कैप है वो $185 बिलियन के आसपास बन जाएगा, जो कि यूएस और चाइना के कई बड़े बड़े बैंक से भी ज्यादा का मार्केट कैप इस कंबाइंड एंटिटी का होगा। तो जो कंबाइंड बैंक का जो मार्केट कैप होगा ये यूएस और चाइना के बाहर जो है सबसे ज्यादा मार्केट कैप वाला बैंक होगा। तो अगर हम टॉप बैंक से एचडीएफसी कंबाइंड का मार्केट कैप को कंपेयर करें तो वेयर डज इट स्टैंड। तो जो नंबर 1 बैंक है मार्केट कैप के हिसाब से वो है जेपी मॉर्गन चेज और उसका मार्केट कैप करीब $400 बिलियन बनता है। और नंबर 2 पे बैंक ऑफ अमेरिका आता है जिसका मार्केट कैप 340 बिलियन के आसपास बनता है। और नंबर 6 पर एचडीएफसी बैंक जो कंबाइंड होगा उसका मार्केट कैप होगा। तो दोस्तों मार्केट कैप के पर्सपेक्टिव से देखें तो एचडीएफसी बैंक तो वर्ल्ड के टॉप बैंक्स में आ जाएगा, लेकिन मार्केट कैप जो होता है वो शेयर प्राइस पे डिपेंड करता है, और जैसे जैसे शेयर प्राइस गिरता है तो मार्केट कैप भी गिरने लगता है। तो अगर मार्केट में करेक्शन होता है तो उसका शेयर प्राइस और मार्केट कैप भी काफ़ी ज़्यादा गिर जाता है। तो बैंक का अगर हम साइज का हमें अंदाज़ा लगाना हो तो मार्केट कैप जो होता है वो ज़्यादा रिलायबल पैरामीटर नहीं होता है, हमें यूज़ करना चाहिए एसेट साइज। तो एसेट साइज क्या होता है बैंक का? बैंक का एसेट होता है कि आप बैंक ने जितना भी लोन दिया है या जितना भी इन्वेस्टमेंट किया है उसको आप क्लब कर दें तो वो एसेट साइज बनता है। तो एचडीएफसी बैंक वर्ल्ड में एसेट साइज के पर्सपेक्टिव से कहां स्टैंड करता है? तो इस वक्त अगर आप देखें तो एचडीएफसी बैंक एसेट साइज के पर्सपेक्टिव से 93 रैंक पे स्टैंड करता है, और इसका एसेट साइज कितना है? करीब $287 बिलियन। वहीं मर्जर के बाद एचडीएफसी कंबाइंड का जो एसेट साइज हो जाएगा वो 386 बिलियन हो जाएगा, और उसका जो रैंक बढ़ के 72 लेवल पर आ जाएगा। वहीं अगर हम एसबीआई की बात करें तो एसबीआई का एसेट साइज इससे कहीं ज्यादा है, करीब 700 बिलियन का, और उसका रैंक भी काफी अच्छा खासा है 45। तो आप देख सकते हैं कि मार्केट कैप में तो एचडीएफसी कंबाइंड जो है टॉप 10 पर पहुंच जाएगा, लेकिन एसेट साइज के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखें तो वो टॉप 100 में 90 के ऊपर ही रहेगा। तो आइए दोस्तों अब बात करते हैं कि इस मर्जर की क्या जरूरत पड़ी, क्या वो ट्रिगर्स थे जिसकी वजह से इस ग्रुप को मर्ज करना पड़ा। दोस्तों अगर आप किसी भी बिजनेस ग्रुप को देखें जैसे कि टाटा, रिलायंस, तो ये लोग अलग अलग डिवीजन की अलग अलग कंपनीज बनाकर मार्केट में लिस्ट करते हैं। इससे क्या होता है कि जो ग्रुप का टोटल मार्केट कैप है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। इसे हम कहते हैं वैल्यू अनलॉकिंग। तो बिजनेस सेंस के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखें तो अच्छा रहता है कि हम अलग अलग कंपनीज बनाकर रखें और उसे लिस्टेड करें। और सिर्फ आप टाटा और रिलायंस को ही नहीं, अगर आप बैंक्स में भी देखें जैसे कि आईसीआईसीआई, एसबीआई, यहां तक कि एचडीएफसी, इन्होंने भी अपने अलग अलग बिजनेसेस के लिए अलग अलग कंपनीज बनाई और उन्हें लिस्ट किया। तो क्या जरूरत पड़ गई, क्या ट्रिगर आ गया कि इन कंपनीज को उन्हें मर्ज करना पड़ रहा है? इसके कई कारण हैं। पहला कारण है कि आरबीआई का जो टाइटनिंग ऑफ रेगुलेशंस।
दोस्तों अगर आप देखिए 2018 में कई जो है एनबीएफसीज कोलैप्स हो गए, उसमें से एक बड़ा नाम था ILNFS। और ऐसा होने के बाद आरबीआई की जो है नींद जागी और उन्होंने एनबीएफसीज की तरफ ध्यान देना शुरू किया और उनके रेगुलेशंस को टाइट करना शुरू किया। खास करके जो बड़े एनबीएफसीज थे उनके ऊपर जो है काफी ज्यादा आरबीआई स्क्रूटनी रखने लगा और कई सारे रेगुलेशंस भी लगा दिए, जिसकी वजह से उनका बिजनेस उस तरीके से ग्रो नहीं कर पा रहा था और उनके मार्जिन्स भी प्रेशर में आ रहे थे। साथ ही उनके एनपीए के रिक्वायरमेंट्स को बैंक के जैसा ही कर दिया। तो कहने का मतलब यह है कि बिजनेस करना एनबीएफसीज के लिए उतना आसान नहीं रहा, उनके ग्रोथ पर इंपैक्ट हो रहा था और उनके प्रॉफिटेबिलिटी पर भी इंपैक्ट हो रहा था। तो अगर आप छोटे एनबीएफसीज हो तब तो आपको एक एडवांटेज रहता है, लेकिन अगर बड़े आप एनबीएफसी बन गए तो आप वो उस एडवांटेज को खो देते हो। दूसरा कारण यह है कि आरबीआई ने ये बड़े एनबीएफसीज को, खास करके उन एनबीएफसीज को जिनका एसेट साइज 50,000 करोड़ रुपीस से ज्यादा है, उनको ये इंडिकेशन देना शुरू किया कि आप एनबीएफसीज को छोड़कर उसे कन्वर्ट करिए बैंक में और बैंक बनने की कोशिश करिए, जैसा कि हमने बंधन बैंक और आईडीएफसी के केस में देखा। तीसरा कारण यह है कि देखिए दोस्तों, इंटरेस्ट रेट्स तो बढ़ेंगे, ये सबको पता है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे और इंटरेस्ट रेट बढ़ने के कारण जो एनबीएफसीज है, बड़े एनबीएफसीज हैं, उनका जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, यानी कि वो जो पैसा बाजार से उठाते हैं आपको लोन देने के लिए, वो महंगा उनको मिलेगा, तो उनके प्रॉफिटेबिलिटी पर इंपैक्ट पड़ेगा। और जब आप बैंक बन जाते हैं तो ध्यान रहे कि आप सेविंग्स अकाउंट या करंट अकाउंट खोलते हैं, उसमें से जो पैसा होता है उसी पैसे को लेकर लोन दिया जाता है। तो बैंक को ये एडवांटेज होता है कि वो सस्ते दरों पर उनको पैसा मिल जाता है, जबकि एनबीएफसीज को जो है मार्केट से पैसा उठाना होता है लोन लेने के लिए। तो वो बॉन्ड इशू करते हैं या फिर जो है वो भी बैंक से लोन लेते हैं और फिर आपको लोन देते हैं। तो जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो जो पैसा वो मार्केट से उठाएंगे वो उनको पैसा मिलेगा, महंगा मिलेगा, जिसकी वजह से वो लोन भी जो है महंगा देंगे और उनके मार्जिन्स भी इंपैक्टेड होंगे। चौथा कारण देखिए कि हाउसिंग लोन का जो बिजनेस है वो काफी ज्यादा कॉम्पिटिटिव होता जा रहा है। एक जमाना था जिसमें 2-3 प्लेयर ही होते थे तो उनको आसानी से बिजनेस मिल जाता था, लेकिन अब होम लोन का जो सेगमेंट है वो काफी ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो गया है और बिजनेस करना इतना आसान नहीं रहा। और अगर आपको इस फील्ड में ग्रो करना है तो आपको अपने मार्जिन्स को मेंटेन करने हैं और आपको सस्ते दरों पर पैसा उठाना है। तो ये सारे जो पेन एरियाज या प्रॉब्लम एरियाज थे वो एचडीएफसी लिमिटेड की तरफ से थे, लेकिन एचडीएफसी बैंक को क्या जरूरत पड़ी मर्ज करने के लिए। तो अगर आप देखिए दोस्तों, मैंने अपने पुराने वीडियोस में भी आपके साथ शेयर किया है कि एचडीएफसी बैंक एक ऐसा बैंक है जो बहुत आसानी से लोन नहीं देता है बिजनेस को और काफ़ी ज़्यादा कंजर्वेटिव माना जाता है और ज़्यादातर वो रिटेल को लोन देता है क्रेडिट कार्ड्स के द्वारा, उसमें काफ़ी ज़्यादा उनको इनकम होती है। तो एचडीएफसी बैंक एक ऐसा बैंक है जिसके काफ़ी ज़्यादा अनसिक्योर्ड लोन्स हैं। अनसिक्योर्ड लोन्स दोस्तों आप जानते हैं वो लोन होते हैं जिसके अगेंस्ट पर आप कुछ भी गिरवी नहीं रखते। फॉर एग्जांपल क्रेडिट कार्ड, अगर आप क्रेडिट कार्ड से खर्च करते हैं तो उसके अगेंस्ट में आप कुछ भी गिरवी नहीं रखते, लेकिन ऑटो लोन या होम लोन होता है तो आप उसके अगेंस्ट में एसेट्स कुछ रखते हैं। तो एचडीएफसी बैंक जो है काफ़ी ज़्यादा अनसिक्योर्ड लोन देता है और जिसकी वजह से एक रिस्क वहां पर ज़्यादा बनता है। तो इस मर्जर के बाद क्या होगा कि अगर आप उसके लोन का पोर्टफोलियो देखेंगे तो एक साइजेबल परसेंटेज जो होगा वो जो है सिक्योर्ड लोन्स का हो जाएगा, यानी कि होम लोन्स का हो जाएगा। तो उनका लोन पोर्टफोलियो में एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी ऐड हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि ये मर्जर इसलिए नहीं किया गया कि शेयर होल्डर्स की वेल्थ को क्रिएट किया जाए या बढ़ाया जाए, ये इसलिए किया गया है कि जो उनकी इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं उनको फिक्स किया जाए या उनके जो रिस्क्स हैं उनको मिनिमाइज किया जाए। लेकिन इस डील के कुछ फायदे भी हैं, तो क्या फायदे हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो पहला फायदा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो एचडीएफसी लिमिटेड है जब वो मर्ज हो जाएगा तो होम लोन लेने के लिए जो उनको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी वो सेविंग्स अकाउंट और करंट अकाउंट से मिल जाएगा
और आप जानते हैं दोस्तों सेविंग्स अकाउंट और करंट अकाउंट में इंटरेस्ट ही क्या मिलता है, तो वो एक सस्ता फंड का कंपोनेंट मिल जाएगा और उस पैसे को लेकर वो आगे लोन्स देंगे 8%, 9%, 10%, 11% पर, और उससे फिर मुनाफा कमाएंगे। दूसरा जो फायदा होगा कि चूंकि मार्केट कैप इस कंबाइंड एंटिटी का बहुत ज्यादा होगा, तो इसके बेसिस पर उनको फंड रेज करना और आसान हो जाएगा और वो सस्ते दरों पर ज्यादा पैसा उठा सकते हैं। और तीसरा, जैसा कि मैंने बताया कि एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का कंपोनेंट ऐड होगा, क्योंकि जो HDFC बैंक में अब काफी एक बड़ा परसेंटेज सिक्योर्ड लोन्स का ऐड हो जाएगा। तो जो HDFC कंबाइंड है वो करंट HDFC के कंपैरिजन में ज्यादा स्टेबल दिखेगा लोगों को। अब आइए दोस्तों रिस्क की बात करते हैं कि इस डील में रिस्क क्या है। तो दोस्तों सबसे पहली बात और सबसे पहला रिस्क तो ये है कि ये डील को कंप्लीट होने में 15 से 18 महीने लगेंगे और 2024 में जाकर ये डील के कंप्लीट होने के आसार हैं, और वो भी तब होंगे जब RBI इसको अप्रूव करेगा। तो दोस्तों आपने देखा कि रिलायंस और फ्यूचर डील में क्या हुआ, डील का अनाउंसमेंट हुआ, सब लोग खुश थे, शेयर प्राइस में भी बहुत उछाल आया, लेकिन उसके बाद जो है वो एक लीगल बैटल में बन गया और अब एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि वो डील सक्सेसफुल होगी या नहीं होगी। तो जब बहुत लंबी डील का या मर्जर का प्रोसेस होता है तो उसमें एक रिस्क होते हैं, एक अनसर्टेनिटी का कंपोनेंट भी होता है। दूसरा जो रिस्क है कि क्या RBI इस डील को अप्रूवल देगा, और इस कंसर्न का कारण है कि इन कंपनीज की बहुत ज़्यादा क्रॉस होल्डिंग्स होती हैं, और खास करके जो इंश्योरेंस कंपनी की जो होल्डिंग होती है उसको लेकर कंसर्न्स जताए जा रहे हैं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि HDFC ग्रुप की दो इंश्योरेंस की कंपनी है, HDFC लाइफ और HDFC एर्गो, और HDFC बैंक जो है 48% HDFC लाइफ का ओन करता है और 49% HDFC एर्गो का ओन करता है। और इंश्योरेंस कि अगर आपके पास होल्डिंग है, किसी बैंक की इंश्योरेंस कंपनीज में होल्डिंग है, तो उसके लिए RBI के रेगुलेशंस काफ़ी क्लियर हैं, और RBI का कहना है कि या तो आप 30% आप होल्ड करिए या आप 50% करिए। तो अब दो ही रास्ता है, HDFC बैंक को या तो इस होल्डिंग को कम करके 30% पे ले जाना पड़ेगा या बढ़ाकर 50% पे ले जाना पड़ेगा। और इस सिलसिले में HDFC ग्रुप ने RBI को चिट्ठी लिखी है और परमिशंस मांगी है। अब देखना है कि RBI का क्या फैसला होता है, क्या वो इस होल्डिंग को बढ़ाने को कहता है या गिराने को कहता है। हमने पास्ट में भी देखा कि एक्सिस बैंक के केस में भी इसी तरीके की अप्रूवल्स में कुछ कंसर्न RBI ने जताए थे। तीसरा जो रिस्क कंपोनेंट है वो ये है कि देखिए मर्जर तो 2024 के बाद होगा, और मर्जर के बाद ऐसा लोग कह रहे हैं, ऐसा एनालिस्ट लोग अनुमान लगा रहे हैं कि मर्जर के बाद 2-3 साल तक बैंक के रेवेन्यू में कुछ खास ग्रोथ नहीं होगा, और ऐसा भी हो सकता है कि उनकी इनकम मार्जिनली गिर जाए या इस रफ्तार से ना बढ़े जिस रफ्तार से अभी बढ़ रही है। और इसका कारण है कि कंबाइंड एंटिटी के ऊपर नए रेगुलेशंस लागू हो जाएंगे SLR और CRR के, जिसकी वजह से उनके लिक्विडिटी पर करीब 1 लाख करोड़ का इंपैक्ट पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि इस मर्जर के बाद से उनके रेवेन्यूज, इनकम और प्रॉफिट्स एक्सपोनेंशियली बढ़ने लगेंगे, ऐसा कुछ भी इस डील के बाद होने वाला नहीं है। अब आइए दोस्तों इसके शेयर प्राइस के बारे में बात करते हैं कि पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशन से इसका शेयर प्राइस क्यों गिर रहा है। दोस्तों अगर आप देखिए 2022 में जनवरी से अगर आप देखिए मार्च तक, तो इस स्टॉक में हमें लगातार गिरावट देखने को मिली और इसने करीब 52 वीक्स के लो के आसपास अपना लेवल बनाया, मार्च में करीब 1300 लेवल के आसपास, और उसके बाद जो है हमें इस स्टॉक में थोड़ी रैली भी देखने को मिली और इसने करीब 1500 के लेवल के आसपास सेटल्ड रहा। और इसके बाद इस मर्जर की अनाउंसमेंट हुई, स्टॉक 12-13% ऊपर चला गया, 1700 के लेवल के आसपास चला गया, और वहां से फिर दोबारा से हमें गिरावट देखने को मिल रही है पिछले 3-4 दिनों में। और ऐसा लग रहा है कि जनवरी से मार्च में काफ़ी लोगों ने, काफ़ी बड़े इन्वेस्टर्स ने इस स्टॉक में सेलिंग की, एग्जिट किया और प्रॉफिट बुक किया, और न्यूज़ आने के बाद भी उस न्यूज़ का फ़ायदा उठाकर भी जो है अपनी पोजीशंस को लाइट किया। तो ये मर्जर के न्यूज़ आने के बाद हमें स्टॉक में फॉलोअप बाइंग देखने को क्यों नहीं मिला, इसके कई कारण हैं। पहला तो ये है जो रिस्क एसोसिएटेड हैं
इस मर्जर के साथ, वो मैंने दोस्तों आपके साथ शेयर किया। और जो अनसर्टेनिटी है कि क्या ये डील होगी कि नहीं होगी, क्या होगा फ्यूचर में, उसके लेके जो अनसर्टेनिटी है, इसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं नजर आए। दूसरा कारण दोस्तों ये है कि HDFC बैंक दोस्तों आप जानते हैं कि काफ़ी ज़्यादा जो है एक्सपेंसिव है। अगर आप देखिए इसका PE मल्टीपल जो है वो 24 है, जो कि काफ़ी ज़्यादा हाई है। अगर वर्ल्ड के आप टॉप बैंक से कंपेयर करें तो अगर आप JP मॉर्गन चेस को देखें तो वो 8.5 के आसपास उसका PE मल्टीपल है, और चाइनीज़ बैंक्स को तो देखें तो वो 4.5, 5, 6 के आसपास के उनके PE मल्टीपल रहते हैं। तो आप देखिए कहाँ 4, 5, 6, 7, 8 और कहाँ आप 24 PE पर स्टॉक को जो है ट्रेड करवा रहे हैं। अब दोस्तों यहां पर एक चीज पर गौर करिए, जब आपके जो है कंपनी छोटी होती है तो अक्सर उसको बहुत ज़्यादा हाई जो है PE मल्टीपल्स दिए जाते हैं, वैल्यूएशंस दिए जाते हैं, क्योंकि ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि छोटी कंपनी ज़्यादा तेजी के साथ ग्रो करेगी। जैसा कि हम अक्सर स्टार्टअप्स के केसेस में देखते हैं कि बहुत ज़्यादा उसको हाई वैल्यूएशंस दी जाती हैं। वही जैसे जैसे आपकी कंपनी बड़ी होती जाती है तो उसको हाई वैल्यूएशंस नहीं दिया जाता, हाई मल्टीपल्स नहीं देता है मार्केट, क्योंकि उसको लगता है कि बड़ी कंपनी उस रफ्तार से नहीं ग्रो करेगी। तो मर्जर के बाद जैसे कि मैंने बताया एक बहुत बड़ा ये बैंक बन जाएगा। मार्केट कैप के पर्सपेक्टिव से आप देखें तो 6th रैंकिंग बन जाएगा। तो क्या इसको उसी तरीके के वैल्यूएशंस मार्केट देगा? इस पर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, लोगों के कंसर्न्स हैं, जिसकी वजह से जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स हैं वो इसको एग्जिट करके निकल रहे हैं। तीसरा जो कारण है जिसकी वजह से स्टॉक में सेलिंग हमें देखने को मिल रही है वो है म्यूचुअल फंड। दोस्तों म्यूचुअल फंड में एक रूल फॉलो किया जाता है कि किसी भी एक स्टॉक में वो 10% से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट नहीं रखते हैं, और कई म्यूचुअल फंड्स तो ऐसे होते हैं कि वो 5% से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट भी नहीं रखते हैं। तो अगर आप देखिए लगभग सभी म्यूचुअल फंड के पास HDFC बैंक और HDFC लिमिटेड के स्टॉक्स रहते हैं। अब जब ये स्टॉक मर्ज हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली उनकी होल्डिंग जो है ज़्यादातर केसेस में 10% से ऊपर हो जाएगी, और इसी वजह से उनको उस पे होल्डिंग को कम करना पड़ेगा, 10% से नीचे लाना पड़ेगा, और कई म्यूचुअल फंड के केसेस में तो 5% तक भी लाना पड़ेगा। और ये भी एक कारण है जिसकी वजह से म्यूचुअल फंड्स में ऐसा पॉसिबल है कि वो सेलिंग कर रहे हैं। अब आइए दोस्तों बात करते हैं कि क्या इस स्टॉक में हमें अभी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और क्या इस डील से इस स्टॉक को बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। दोस्तों मेरा व्यू क्या है मैं आपके साथ शेयर करता हूं। देखिए नो डाउट कि इस डील से इस कंपनी को लॉन्ग टर्म में फायदा होगा, और ये इस कंबाइंड ग्रुप को एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी देगा। लेकिन जो बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या HDFC बैंक को उसी तरीके का वैल्यूएशन या PE मल्टीपल क्या मार्केट देगा? आइए दोस्तों इससे रिलेटेड कुछ डेटा मैं आपके साथ शेयर करता हूं। दोस्तों अगर हम करेंट अनमर्ज्ड HDFC बैंक की बात करें तो उसकी 2024 की जो अर्निंग है, EPS है, वो कितना होगा? वो होगा 98 के आसपास। और अगर हम इसे मर्ज कर देते हैं तो 2024 में जो है मर्ज्ड एंटिटी की EPS कितना होगा? वो करीब जो है 115 के आसपास होगी। तो इस जो मर्जर से जो इनकम में जो ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी वो 15-17% ही देखने को मिलेगी। यानी कि अगर मर्जर नहीं होता है तो इनकम 98 होगी EPS, और अगर मर्जर हो जाता है तो 115 होगा। अब अगर PE मल्टीपल 24 मार्केट इसको देता है, मर्ज्ड एंटिटी को देता है, तो उसका शेयर प्राइस 2024 में 2300 के आसपास हो जाएगा। अब अगर 2024 में मर्ज्ड एंटिटी को इसी तरीके की वैल्यूएशन जो है मार्केट देता है, यानी कि 24 PE पर ही उसका स्टॉक ट्रेड होता है, तो जो उस वक्त का जो प्राइस होगा वो करीब 2700-2800 के आसपास बनेगा। तो अच्छा खासा हमें गेन उस केस में देखने को मिलेगा। अगर जो है PE मल्टीपल 20 के आसपास मार्केट देता है तो स्टॉक का प्राइस 2300 रहेगा, और अगर मार्केट जो है 15 का PE मल्टीपल देता है तो
जो उसका शेयर प्राइस जो है 1700 के आसपास रहेगा। यानी कि इस वक्त जो है 1500 के आसपास ट्रेड हो रहा है और 2024 में 1700 या 1750 के आसपास ट्रेड होगा। तो इट ऑल डिपेंड्स कि मार्केट किस तरीके की वैल्यूएशन इस स्टॉक को देता है और वो किस पे डिपेंड करेगा कि किस तरीके की ग्रोथ हमें देखने को इसमें मिलती है। मेरा अनुमान यह है कि इसका जो पीई मल्टीपल है वो 24 से डाउन होगा और कितना डाउन होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या आप करंट प्राइस पर इस न्यूज़ की वजह से इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे? अपने व्यूज जरूर मेरे साथ शेयर करिएगा। दोस्तों इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया और पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम दोस्तों। मैं जल्दी आऊँगा एक और नए वीडियो के साथ।